यह ऑडियो समरी क्लास 12 हिंदी के बिहार बोर्ड के चैप्टर 6 एक लेख और एक पत्र जिनको लिखे हुए हैं भगत सिंह। तो यह ऑडियो समरी सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस ऑडियो समरी को आप कोई भी काम करते समय, कहीं जाते समय सुन सकते हैं। जिस प्रकार से आप म्यूजिक सुनते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से। तो यह ऑडियो समरी में आपको टोटल कंसेप्ट समझाया गया है और जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी के सभी आपको बताया गया है। तो चैप्टर की ओर बढ़ने से पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे, यानी भगत सिंह का कुछ परिचय देखेंगे, क्योंकि लेखक परिचय से ही बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम लेखक की जन्म की बात करें, यानी भगत सिंह की जन्म की बात करें, तो इनका जन्म हुआ है 28 सितंबर 1907 ईस्वी और शहादत हुई है 23 मार्च 1931 ईस्वी शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। लेकिन यहाँ शहादत क्यों लिखी गई है? क्योंकि भगत सिंह की शहादत हुई है, ना कि मृत्यु। अगर हम इनकी जन्म स्थान की बात कर ले तो बंगा चक्का नंबर 105 गुगैरा ब्रांच वर्तमान लायलपुर पाकिस्तान में है। इनकी पैतृक गांव का नाम है खटक कड़वा पंजाब और माता एवं पिता के नाम है, माता के नाम विद्यावती एवं पिता के नाम है सरदार किशन सिंह। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी कृतियाँ किए हैं एवं बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन हम इनकी प्रमुख कृतियाँ की बात करें तो पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या हिंदी में 1924 में लिखी है। विश्व प्रेम एवं युवक बहुत सारे लिखे हैं। तो चलिए हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो चैप्टर की ओर बढ़ने से पहले एक बात मैं और बता दूं आपको कि एक लेख और एक पत्र एक ऐतिहासिक पत्र है। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है सबसे पहला प्लॉट में विद्यार्थी और राजनीति। इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान यानी विद्यार्थी राजनीतिक या पॉलिटिक कामों में हिस्सा न ले। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिल होने से पहले आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाया जाए कि वे पॉलिटिक कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। आगे हमारा दुर्भाग्य कि लोगों की ओर से चुना हुआ मनोहर, जो अब शिक्षा मंत्री है, स्कूल कॉलेजों के नाम पर सर्कुलर या परिपत्र भेजता है कि कोई पढ़ने या पढ़ाने वाले पॉलिटिक्स में हिस्सा न ले। कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था। वहां भी सर अब्दुल कदार और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। इसका क्या कारण है? क्या पंजाब ने बलिदान कम दिए हैं? इसका कारण स्पष्ट है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल ही बुद्ध है। आज पंजाब कौंसिल की कार्रवाई पढ़कर इस बात का अच्छी तरह से पता चलता है कि इसका कारण यह है कि हमारे शिक्षा निकम्मी होती है और फिजूल होती है, और राजनीतिक युवा जगत अपने देश की बातों में कोई हिस्सा नहीं लेते। उन्हें इस बात में संबंध कोई भी ज्ञान नहीं होता। जब वे पढ़कर निकलते हैं तब उनमें से कुछ ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन वे सारी कच्ची कच्ची बातें की सुनकर स्वयं को अफसोस कर बैठे जाने के सिवाय कोई चारा नहीं होता। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज ही अक्ल के अंधे बताने की कोशिश की जा रही है। इससे जो परिणाम निकलेगा वह हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। यह हम जानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई लिखाई करना, उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए। लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान, उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं? यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए ही हासिल की जाए। ऐसी शिक्षा की क्या जरूरत है? कुछ ज्यादा चालाक आदमी यह कहते हैं कि काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो जरूर, लेकिन कोई भी व्यवहारिक हिस्सा न लो। तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फायदेमंद साबित होंगे। बात बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन हम इस भी रद्द करते हैं, क्योंकि यह भी सिर्फ ऊपरी बात है। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि एक दिन विद्यार्थी एक पुस्तक अपील टू द यंग प्रिंस कॉपटिंग पढ़ रहा था। एक प्रोफेसर साहब कहने लगे, यह कौन सी पुस्तक है? और यह तो किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है। लड़का बोला, परा प्रिंस कॉपटिंग के नाम बड़ा प्रसिद्ध है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे। इस नाम से परिचित होना
प्रत्येक प्रोफेसर के लिए बहुत बड़ा जरूरी काम है। प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का भी हंस पड़ा और उसने फिर कहा, ये रूसी सज्जन थे। बस रूसी कहकर टूट पड़ा। प्रोफेसर ने कहा, तुम वैश्विक हो क्योंकि तुम पॉलिटिक्स पुस्तकें पढ़ते हो। देखिए आप प्रोफेसर की योग्यता, अब उन विचारों विद्यार्थियों को उनसे क्या सीखना है। ऐसी स्थिति में वे नौजवान क्या सीख सकते हैं। दूसरी बात यह कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना तो हुई व्यवहारिक राजनीति, पर कमीशन वाइसराय का स्वागत करना क्या हुआ? क्या वह पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं? सरकार और देशों के प्रबंध से संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के मैदान में ही गिनी जाएगी, तो फिर वह पॉलिटिक्स हुई कि नहीं? कहा जाएगा कि इससे सरकार खुश होते हैं और दूसरी से नाराज। फिर सवाल तो सरकार की या खुशी या नाराजगी का ही हुआ। क्या विद्यार्थियों का जन्मते ही खुशमत का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए? हम जो समझते हैं, जब तक हिंदुस्तान में विदेशी डाकू नहीं है, पशु है, पेट के गुलाम है, तो हम किस तरह कहे कि विद्यार्थी वफादारी के पाठ पढ़े? सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दे। लेकिन क्या बूढ़ों में ऐसे आदमी मिल सकेंगे? क्या परिवार और दुनियादारी के झंझट में फंसे ऐसे सियाने लोगों में से ऐसे निकल सकेंगे? या तो वही नौजवान निकल सकते हैं जो किन्हीं जंजालों में न फंसे हो, और जंजालों में पड़ने से पहले विद्यार्थी या नौजवान तभी सोच सकते हैं यदि उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो, सिर्फ गणित और ज्योग्राफी का ही परीक्षा के पर्चे के लिए घंटों न लगाया हो। क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों का कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकलना पढ़ना पॉलिटिक्स नहीं है? तब हमारे उपदेश कहाँ थे जो उनसे कहते जाओ जाकर शिक्षा हासिल करो? आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह में बारदोली वालों की सहायता कर रहे हैं, क्या वे ऐसे ही मूर्ख रह जाएंगे? सभी देशों को आज़ाद करवाने वाले वहाँ के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? नौजवान 1919 में विद्यार्थी पर किए गए अत्याचार भूल नहीं सकते। वे अभी समझते हैं कि उन्हें एक भारी क्रांति की जरूरत है। वे पढ़े, जरूर पढ़े, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करे, और जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और अपना उसी काम में लगा दे, अपने प्राण का इसी में उत्सर्ग कर दे, वरन बचने का कोई उपाय नजर नहीं आता। तो चलिए, यहाँ पर तो एक प्लॉट खत्म होती है इस ऐतिहासिक पत्र का। अब पत्र की शुरुआत होती है सुखदेव के पास पत्र। प्रिय भाई, मैंने आपको पत्र को कई बार ध्यान पूर्वक पढ़ा। मैं अनुभव करता हूँ कि बदली हुई परिस्थितियां ने हम पर अलग अलग प्रभाव डाला है। जिन बातों से जेल के बाहर घृणा करते थे, वे आपके लिए अब अनिवार्य हो चुकी है। इसी प्रकार मैं जेल से बाहर जिन बातों का विशेष रूप से समर्थन करता था, वे मेरे लिए विशेष महत्व नहीं रखती। उदाहरण के लिए, मैं व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था, परंतु इस भावना का मेरा हृदय एवं मस्तिष्क में कोई स्थान ही नहीं रहा। बाहर आप इसके विरोधी थे, परंतु इस संबंध में अब आपके विचार में भारी परिवर्तन एवं क्रांति आ चुकी है। आप इसे मानव जीवन का एक अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य अंग अनुभव करते हैं, और सहानुभूति से आपको एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त हुआ है। आपको याद होगा, एक दिन मैंने आत्महत्या के विषय में आपसे चर्चा की थी। तब मैंने आपको बताया था कई परिस्थितियों में आत्महत्या उचित हो सकती है, परंतु अपने मेरे दृष्टिकोण का विरोध किया था। मुझे उस चर्चा का समय एवं स्थान भली प्रकार याद है। हमारी यह बात शाहशाही कुटिया में शाम के समय हुई थी। आपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था कि इस प्रकार की कायरता का कार्य कभी उचित नहीं माना जा सकता। आपने कहा था कि इस प्रकार का कार्य भयानक एवं घृणित होती है, परंतु इस विषय पर भी मैं देखता हूँ कि आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है। अब आप उसे कुछ अवस्थाओं में न केवल उचित वरन अनिवार्य एवं आवश्यक अनुभव करते हैं। मेरी इस विषय में अब वही राय है जो पहले आपकी थी, अर्थात आत्महत्या एवं एक घृणित अपराध है। यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। क्रांतिकारी का तो कहना है कि क्या कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य को उचित नहीं ठहरा सकता। आप कहते हैं कि आप यह नहीं समझ सके कि केवल कष्ट सहन करने से आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। आप जैसे व्यक्ति की ओर से ऐसा प्रश्न करना बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि नौजवान भारत सभा के ध्येय सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना को अपने सोच समझकर कितना प्यार किया था,
मैं यह समझ सकता हूँ कि आपने अधिक से अधिक सेवा की। अब वह समय है कि जो कुछ आपने किया उसके लिए कष्ट उठाए। दूसरी बात यह कि यदि वह अवसर जो आपको सारी जनता को नेतृत्व करना है, मानो किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है, जैसे कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया था, कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम और उसका फल भोगने की बारी आती है। क्या आपको यह विचार है कि यदि हमने दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न किया होता तो हमारा यह कार्य उचित होता? नहीं, इसका प्रभाव लोगों पर उल्टा होता। अब हम अपने लक्ष्य में पूर्णतः सफल हुए। बंदी होने के समय हमारी संस्था की राजनीतिक बंदियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। हमने उसे सुधारने का प्रयास आरंभ कर दिया। मैं अपनी पूरी जिंदगी गंभीरता से बिताता हूँ कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे। हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाने लगा और यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे। नहीं, प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं कही जा सकती। हमारे मित्र श्री यतीन्द्र दास की मृत्यु को स्मरणीय है। क्या आप इसे आत्महत्या कहेंगे? हमारा कष्ट सहन एवं करना फलीभूत हुआ है। समस्त देशों में एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। इस प्रकार के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। इसके अतिरिक्त हम में से जिन लोगों का यह विश्वास है कि उनकी मृत्युदंड दिया जाएगा, उनको धैर्यपूर्वक उस दिन की प्रतिज्ञा करनी चाहिए जब यह सजा सुनाई जाएगी और तत्पश्चात उन्हें फांसी दी जाएगी। यह मृत्यु भी सुंदर होगी, परंतु आत्महत्या करना केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना ही कायरता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियां व्यक्तियों को पूर्ण बनाने वाली होती है। मैं और आप, वरन मैं कहूँगा हम में से किसी की किंचित कष्ट सहन नहीं करना, और हमारे जीवन का यह भाग तो अभी आरंभ होता है। आपको यह याद होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की। रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वह हमारे साहित्यिक में कदापि नहीं दिखाई देती। हम उनकी कहानियां में कष्टों और दुखमयी स्थिति को बहुत पसंद करते हैं, परंतु कष्ट सहन की उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते। हम उनके उन्माद और उनके चरित्र की असाधारण ऊंचाइयों के प्रशंसक सहन करने की साहित्य के उल्लेख नहीं, कहानियों में सहृदयता, दर्द की गहरी टिप्स और उनकी चरित्र पर हमने जीवन में आकरण के रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं। यदि इसके लिए कोई प्राकृतिक या ठोस साधारण नहीं होता, हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियों, चिंताओं, दुख और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए जिनको हम स्वयं आरंभ किए संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं एवं जिनके हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि जेलों में और केवल जेलों में ही व्यक्ति अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। मैं इस विषय का कुछ साहित्य पढ़ा और जेलों की ऐसी विषय की स्वास्थ्याध्याय की सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। स्वास्थ्याध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग है स्वयं कष्टों को सहना। आप भली प्रकार जानते हैं कि रूस में राजनीतिक बंदियों को बंदीगृह में विपत्तियां सहन करना ही जारशाही का तक था। उलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांतिकारी लाए गए, और सबसे बड़ा कारण था क्या भारत को ऐसी व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं जो इस विषय से पूर्णतः परिचय हो और उस समय का निजी अनुभव रखते हो। केवल यह कह देना कि दूसरा कोई इस काम को कर लेगा या इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं, किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र के कार्य को भार दूसरे लोग पर छोड़ने की अप्रतिष्ठा एवं घृणित समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी न्यायपूर्ण नहीं मानी जा सकती। इस प्रकार का आंदोलन क्रांतिकाल यानी कार्यकाल को बहुत सीमा तक कम कर देगा। जितने आंदोलन अब तक आरंभ हुए हैं उन सब में पृथक सहने के लिए आपने जो तर्क दिए हैं मैं उन्हें समझता हूँ और असमर्थ हूँ। कुछ मित्रों ऐसे हैं जो या तो मूर्ख है या नासमझ है। वे आपके लिए इस व्यवहार को, जिसे वे स्वयं कहते हैं कि अपने किंचित में नहीं समझ सकते, क्योंकि आप उनसे बहुत ऊंचे और उनकी समझ से बहुत दूर है, अनोखा और उद्भिद समझते हैं। वास्तव में यदि आप यह अनुभव करते हैं कि बंदीगृह का जीवन वास्तव में अपमानपूर्वक है, तो आप उसके विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते? संभवतः
आप यह कहेंगे कि यह संघर्ष सफल नहीं हो सकता, परंतु यह तो वही तर्क है जिसकी आड़ लेकर साधारणतः निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं। यह वह उत्तर है जिसे हम उन लोगों से सुनते रहे हैं जो जेल से बाहर क्रांतिकारी प्रत्ययों से सम्मिलित होने से जान बचना चाहते हैं। क्या आज यही उत्तर मैं आपके मुख से सुनूंगा, या फिर कुछ मुट्ठी पर कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्य और आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती है? क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकालेंगे कि हमने इस काम के प्रारंभ करने में नितांत भूल की है? नहीं, इस प्रकार का परिणाम निकालना उचित नहीं होगा। इससे तो यह व्यक्ति की भीतरी निर्बलता प्रकट होगी जो इस प्रकार सोचता है। आगे चलकर आप लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदीगृह के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती कि उस समय पर भी उसके विचार वही होंगे जो जेल से पूर्व थे, क्योंकि जेल का वातावरण उसके समस्त विचारों को रौंद कर रख देगा। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं कि क्या जेल से बाहर का वातावरण हमारे विचार को अनुकूल था, फिर भी असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते थे? क्या आपको यह आशय है कि यदि हम इस क्षेत्र में न उतरे तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं होती है? यदि ऐसा है तो आप भूल कर रहे हैं। यद्यपि यह ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं, तथापि हम तो केवल अपने समय को आवश्यकता की उपज है। मैं तो यह कहूंगा कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाली ही नहीं था। असफल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार की विचारों वाली व्यक्ति उत्पन्न किए थे, जिनसे मार्क्स भी एक था। और हाँ, अपने स्थान पर मार्क्स भी निस्संदेह कुछ सीमांत समय के चक्र को एक विशेष प्रकार की गति देने में आवश्यक सहायक सिद्ध हुआ है। मैंने और आपने भी इस देश में समाजवाद और साम्यवाद के विचार की जन्म नहीं दिया है, वरन यह तो हमारे ऊपर हमारे समय एवं परिस्थितियों के अभाव का परिणाम है। निस्संदेह है इन विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ साधारण एवं तुच्छ कार्य आवश्यक ही किए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, जब हमने इस प्रकार एवं कनिष्ठ कार्य का हाथ में लिया है तो हमें इसे जारी रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेने से जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा, वरन यह तो एक प्रतिक्रियावादी कार्य होगा। जेल के नियमों के अनुसार जीवन की निराशाओं, दबाव और हिंसा के असीम परीक्षायुक्त वातावरण का विरोध करते हुए हम कार्य करते रहे हैं। जिस समय हम अपना कार्य करते हैं उस समय नाना प्रकार से हमें कठिनाइयां का निराश बनाना पड़ता है। यहाँ तक कि जो लोग अपने आपको महान क्रांतिकारी का गौरव अनुभव करते हैं वे भी आपको अपने छोड़ देंगे। क्या ये परिस्थितियां असीम परीक्षायुक्त न थी? फिर आपने आंदोलन एवं प्रयास क्यों जारी किया? क्या आपके कारण यही था, तर्क था? क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचार को शक्ति नहीं देता? और क्या ऐसे क्रांतिकारी कर्ताओं के उदाहरण हमारे सामने नहीं है जो जेलों से दंड भोग कर लौटे और अब भी कार्य कर रहे हैं? यदि बनकुन ने आपके समान सोच विचार किया है तो वह प्रारंभ में ही आत्महत्या कर लेना था। आज आपको ऐसी असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूसी राज्य में उत्तरदायी पदों पर विराजमान है और जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर भाग दंड भोगते हुए जेलों में बिताया है। मनुष्य के अपने विश्वास पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या घटना होने वाली है। क्या आपको याद है कि जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हमारी बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्र एवं प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए, तो आपने बड़ी स्थिरता से इसका विरोध किया था। आप इस विचार से घृणा करते थे कि आपको इस पर विश्वास नहीं था। फिर अब क्या हुआ? यहाँ तो ऐसी विकट और जटिल परिस्थितियां भी नहीं है। मुझे तो इस पर विचार पर प्रश्न भी आता है और घृणा भी होती है। आपको इस मनोवृत्ति से भी घृणा थी जो आत्महत्या की अनुमति देता है। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें, यदि आपने बंदी बनाए जाने के समय ही इन विचारों के अनुकूल कार्य किया होता, अर्थात आपने विष खाकर उस समय आत्महत्या कर ली होती, तो आपने क्रांतिकारी कार्य की बहुत बड़ी सेवा की होती। परंतु इस समय तो इस कार्य पर विचार करना भी हमारे लिए हानिकारक है। एक और विशेष बात जिस पर मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, यह कि हम लोग ईश्वर, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, दंड एवं पारितोषिक अर्थात भगवान द्वारा किए जाने वाले जीवन के हिसाब आदि में कोई विश्वास नहीं रखते। अतः हमें जीवन एवं मृत्यु के विषय में भी नितांत भौतिकवाद नीति से सोचना चाहिए। एक दिन जब मुझे पहचानने के लिए दिल्ली से आया लाया गया था
तो गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी को उपस्थिति में मुझसे इस विषय पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि मैं कोई भेद खोलने और इस प्रकार अपने जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इससे सिद्ध होता है कि मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। उनका तर्क था कि मेरी यह मृत्यु तो आत्महत्या के समान ही होगी, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया था कि मेरे जैसे विश्वास और विचार वाले व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता की अधिक से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं, विशेषकर मेरे जैसे भला मनुष्य जिसका जीवन किसी भी रूप में दुखी या चिंतित नहीं है, किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर रहा है, उसका विचार भी हृदय में लाना ठीक नहीं समझता। वही बात मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूँ। आशा है आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको यह बताऊं कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ। मुझे अपने लिए मृत्युदंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। यदि कोई क्षमा हुई तो पूर्णता सबके लिए होगी, वरन वह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित एवं कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। हमारे लिए तो क्षमा ही हो सकती है, और न होगी तो इस पर भी मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप से और विश्वव्यापी हो। और उसके साथ ही मेरी अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। मेरी यह इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्व और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उनके मार्ग कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने। जब देश का भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। हम क्रांतिकारियों होने के नाते अतीत के समस्त अनुभवों से पूर्णतः इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार का परिवर्तन क्रांतिकारी के लिए बिना संभव नहीं है। क्रांति तो केवल सतत कार्य करने में है, प्रयत्नों से, कष्टों सहन करने एवं बलिदानों से ही उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी। जहां तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल उसी दिशा में सबके लिए सुविधाओं और क्षमादान का स्वागत कर सकता हूं जब उसका प्रभाव अस्थायी हो और देश के लोगों को हृदय में हमारी फांसियों से कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो जाए। बस यही, इससे अधिक कुछ नहीं। तो यह रही एक लेख और एक पत्र का टोटल समरी, जिसको आप सुनकर टोटल हर एक क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से सभी चैप्टर का समरी सुने तो आपको अंत में एक स्क्रीन पर प्लेलिस्ट दिखाई देगा, तो उस पर आप क्लिक करके सुन सकते हैं। तब तक आपको वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट में लिखकर बताइए कि अगली किसी टॉपिक पर और किसी सब्जेक्ट पर चाहिए ऑडियो समरी, तो वो भी बताएंगे। और इस चैनल पर आपको ऑडियो, वीडियो, टोटल चीज़ आपको फ्री ऑफ कोर्स प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इसका वीडियो समरी भी देखें तो आप देख सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको 12th क्लास के हिंदी एवं इंग्लिश माध्यम से सभी विषय की तैयारी ट्रिक के माध्यम से कराई जाती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू स्टूडेंट।